Yes. So allotropes of carbon, three different crystalline allotropes of carbon exist in nature: diamond, graphite, and fullerenes. Allotrope means the different physical forms of एनी सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस या एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर डिफरेंट स्टेट्स में नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है, देन ऑल दीज नेचुरली एग्जिस्टिंग फिजिकल फॉर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉप. एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कह सकते हैं या फिर एलोट्रॉप्स भी कह सकते हो, सेम थिंग. तो मतलब डेफिनेशन क्या है? ऑल with different forms of an element in which it can exist in nature. Nature में अपने आप एलिमेंट किसी भी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करता है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, बिकॉज केमिकली तो वो एलिमेंट सेम ही है. तो डायमंड कैन फॉर्म टू टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स, crystalline as well as amorphous. Crystalline means the solids having specific structural geometry, and amorphous solids do not have any specific geometrical shape. So diamond, graphite and fullerene are crystalline allotropes of carbon, whereas coke, charcoal, these carbon black, ये जो names आप पढ़ते हो कार्बन की फॉर्म्स के, वो amorphous allotropes हैं कार्बन के. Next, first type of allotrope of carbon is diamond. Diamond बेटा you have also done in class 10. थोड़ा सा अब हमें hybridization की तरफ भी जाना है कि कार्बन की जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है डायमंड के अंदर, उसमें कार्बन कौन सी हाइब्रिड स्टेट में होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर each carbon is bonded to 4 different carbon. You have already done this thing in class 10th कि हर एक कार्बन 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड रहता है. तो एक सिंगल बॉन्ड की तरह, मतलब if it is making 4 bonds with 4 different carbon atoms, obviously because carbon is tetravalent, तो चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, and in that state carbon exists in sp3 hybrid state. And इन दिस स्टेट जो टेट्राहेड्रल पैटर्न आपको मिलता है, बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आएगी हर एक एटम के जो बॉन्डिंग की है. और इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में कार्बन की एक 3 डायमेंशनल crystal lattice आपको मिलता है, in which each carbon is in sp3 hybrid state. And as you can see here in the figure, diagram is given. तो कार्बन कार्बन बॉन्ड 1, अगर आप इसको सेंट्रल एटम कार्बन एटम कंसिडर कर रहे हो, 1 2 3 यहाँ शो किए गए हैं, बैकवर्ड वाला शो नहीं किया हुआ. एक्चुअली ईच कार्बन एटम इज बॉन्ड, ये अबव वाला आप देख सकते हो. इन दिस वे एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4. सेंट्रल वन दिस 1 2 3 4. दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट with 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल रहेगा, क्योंकि नॉर्मल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कोई डिस्टॉर्शन नहीं है. 154 पिकोमीटर इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ ईच. बॉन्ड लेंथ वैसे आपको इतनी क्रैम करने की जरूरत नहीं है, वी डू नॉट आस्क. आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट याद रखो. एंड व्हाई इज कार्बन the hardest substance known? This is because of this geometrical pattern. कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स, अदरवाइज आपने पढ़ा है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स इतने स्ट्रॉन्ग या इतने हार्ड कह सकते हो आप नहीं होते, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन अर्थ. मतलब जो हार्डेस्ट सब्सटेंस की कैटेगरीज हैं उसमें 4-5 कंपाउंड जो सब्सटेंसेस हैं उन्हीं के अंडर डायमंड भी है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल पैटर्न. ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन इन दिस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. और ये एक नेटवर्क, इस पूरा एक जो नेटवर्क बनता है इसका 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, दैट मेक्स इट अ रिजिड और हार्ड सब्सटेंस. ठीक है. एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग, एंड देयरफॉर डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ. और ये यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड्स. ये भी एक चीज याद रखो, आयनिक बॉन्ड्स कभी भी डायरेक्शनल नहीं होते, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में कभी भी हम ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं पढ़ते. इट्स जस्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म्स आयंस. और आयंस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू they just held together na. But covalent bonds are formed by overlapping of orbitals. और orbitals आपने पढ़े हैं शेप एस ऑर्बिटल तो डायरेक्शनल नहीं है, बट पी डी एफ वो हर एक तरफ अपने अपनी मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में ओरिएंटेशंस है उनकी. जैसे आपने पी का पढ़ा है तो पी एक्स पी वाई पी जेड है, डी 5 डायरेक्शन में ओरिएंटेड है. तो अकॉर्डिंगली जिस
तरफ वाले p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व रहते हैं। अब कार्बन के केस में d तो नहीं है, बट स्टिल इट हैज 3 p ऑर्बिटल। अगर हम sp3 की बात करें तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, वो चारों बॉन्ड्स बेटा इस तरह से किसी ना किसी डायरेक्शन में इंडिकेटेड है। ओके, तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का एक डायरेक्शनल नेचर होता है। आयनिक बॉन्ड्स कभी भी डायरेक्शनल नहीं होते। ये भी एक डिफरेंस आपको आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड में याद रखना है। तो डायरेक्शनल बॉन्ड्स जब होते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो दिस इज वाई की कोवेलेंट बॉन्डिंग जब एक नेटवर्क फॉर्म में प्रेजेंट होती है एक्सटेंसिव, then it is very a strong type of bonding and it is very difficult to break such kind of covalent bonding. And therefore diamond is the hardest substance known on the earth and it is used as an abrasive for sharpening hard tools. आपने कभी सुना होगा कि ग्लास को हम एक्चुअली सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस कहते हैं। तो ग्लास को कट करने के, वैसे तो सिलिकॉन कार्बाइड अब सेकेंड हार्डेस्ट की कैटेगरी में आ गया, बट अदरवाइज ग्लास भी हार्डेस्ट सब्सटेंस में ही है। तो ग्लास को कट करने के लिए उसके लिए जो टूल्स बनते हैं उनमें भी डायमंड यूज होता है, क्योंकि डायमंड इतना हार्ड है और एक हार्ड सब्सटेंस को आप उससे ज्यादा हार्ड कोई चीज है वो ही कट कर पाएगा, अदरवाइज नो। तो डायमंड इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव। एब्रेसिव होती है रफ सरफेस की फॉर्म में जो किसी चीज को कट कर सकती है। इट्स हाईली abrasive surfaces carbon diamond has. And in making dyes and in manufacturing of tungsten filament, filament के जो वायर बनते हैं टंगस्टन फिलामेंट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स के लिए, उनकी भी बहुत थिन स्ट्रक्चर क्रिएट करने में डायमंड के कटिंग टूल्स यूज होते हैं। तो these are the uses of diamond. Diamond is covalent yet it has high melting point. तो डायमंड एज अ 3-डायमेंशनल नेटवर्क इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग सीसी बॉन्ड। वही रीजन देना आपने उसका एक रिजिड 3-डायमेंशनल जो नेटवर्क है इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इन विच ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट कार्बन एटम्स in sp3 hybrid state, which is very difficult to break. Next, second crystalline allotrope of carbon is graphite. तो ग्रेफाइट की लेयर्ड स्ट्रक्चर है बेटा, ये भी आपने वैसे पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। थोड़ा सा यहाँ याद रखना है कि जो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म है वो डिफरेंट है कार्बन की। हियर ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स और एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया है कार्बन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड्स ये बना रहा है। हैव अ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। This is the structure of graphite. Here you can see ये hexagonal जो ring बन रही है, in each hexagon you can find each carbon is bonded to 3 other carbon atoms. Okay, और ये 3 carbon atoms से single bond के through bonded है sigma bonds। एक इलेक्ट्रॉन पर कार्बन यहाँ पर फ्री है and that free carbon जो p ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ बिकॉज इट इज sp2 हाइब्रिड स्टेट। और sp2 हाइब्रिड में ये जो ज्योमेट्री आ रही है ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में ये है हर एक कार्बन, और इसीलिए प्लेनर रिंग बन रही है। यहाँ जो 3-डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर थी, बट हियर इट इज 2D स्ट्रक्चर क्योंकि प्लेन रिंग बनी है। और ये प्लेन रिंग क्यों बनी? क्योंकि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड, जैसे बेंजीन रिंग हमने पढ़ा है, बेंजीन रिंग इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन स्ट्रक्चर ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन। तो सेम हैपेंस हियर इन केस ऑफ ग्रेफाइट। ईच कार्बन इज sp2 बॉन्डेड और sp2 कार्बन में जो 3 बॉन्ड्स ये बना रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम किए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। यहाँ शो नहीं किया हुआ बेटा, बट बेंजीन रिंग की तरह ऑल्टरनेट जो है आपको, एक सेकेंड, हियर यू कैन सी लाइक दिस। यहाँ पर आपको विद ईच कार्बन यू कैन सी एक एक ऑल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड या सॉरी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये अबव वाला थोड़ा सा सही नहीं बना, तो ये ऑल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड्स, और अगली जो रिंग जाएगी फिर उसमें एक छोड़ दो, यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा एक डबल बॉन्ड और एक फिर इस तरफ, मतलब ऑल्टरनेट आपको डबल बॉन्ड्स बनाने हैं यहाँ पर रिंग्स के अंदर। बट नो नीड टू ड्रॉ इट दिस, जैसे बुक में दिया आप वैसे भी कर सकते हो, बट इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि अब 4th इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, वो ऐसे ही नहीं पड़ा है, वो पाई बॉन्ड्स बना रहा है। तो हर एक इस कार्बन का जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इस कार्बन के एक जो ऑर्बिटल p अनहाइब्रिड फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये दोनों ओवरलैप कर जाते हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों फिर पाई बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली इस कार्बन का
अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल और इसका मिलके एक पाई बॉन्ड और इधर इसका, तो 3 पाई बॉन्ड्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है दे कीप ऑन मूविंग इन दिस रिंग और मूव करते रहते हैं, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड रहते हैं, एक जगह पे लोकलाइज नहीं होते, एंड ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन graphite is able to conduct electricity. So this is the only non-metal you can say which can conduct electricity. Okay, तो इसलिए कार्बन के जो एलोट्रॉप्स है दे आर क्वाइट यूजफुल, ग्रेफाइट ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये जब आप पढ़ोगे रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर यू विल कम टू नो कि जनरली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनती है या इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसेस जब होते हैं, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हम क्यों यूज करते हैं? जब हम ऐसे इलेक्ट्रोड्स बनाना चाह रहे हैं जिसमें सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट ना करे, ओनली दैट मेटल का जो हम सॉल्यूशन या मेटल इलेक्ट्रोड्स जो हम मतलब मेटल के जो सॉल्ट्स ले रहे हैं और सिर्फ हमने उसी में अगर रिएक्शंस करवानी है, तो हमेशा कार्बन के ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, सो दैट दे डू नॉट रिएक्ट विद द गैसेस और द मेटल्स यूज्ड इन दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, बट वेयर एज अगर हम ऐसी सेल्स बना रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोड्स खुद रिएक्ट करें, तो हम वो इलेक्ट्रोड्स मेटल्स के बनाते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोड्स बनाने किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के, तो ग्रेफाइट भी कंडक्टिंग है, मेटल्स भी, बट ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लेने पे बेनिफिट मिलता है कि इलेक्ट्रोड्स पे रिएक्शंस नहीं होती, फिर वो रिएक्शन सिर्फ उसी पे मिलेगी आपको। जस्ट वेट जी, नेक्स्ट एक थोड़ा इसको रीड कर लो आप ग्रेफाइट के लिए भी। तो ग्रेफाइट में बेटा जो लेयर्स है ये आपस में जो एक दूसरे के साथ, क्योंकि अब ये तो शीट्स बन गई रिंग की 2 डायमेंशनल, अब शीट्स एक दूसरे के ऊपर एक पैक्ड होती हैं, और वो पैकिंग के अंदर जो फोर्सेस आते हैं वो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस रहते हैं, क्योंकि वहां पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बने, कोवेलेंट बॉन्ड्स बने सिर्फ रिंग्स बनने के अंदर। तो ये जो पैकिंग है वीक होती है, एंड दैट इज द रीजन दैट ईच लेयर ऑफ ग्रेफाइट कैन स्लिप ओवर ईच अदर, और स्लिप होने की वजह से कार्बन का जो ये ग्रेफाइट फॉर्म है दिस इज वेरी स्लिपरी, एंड इजीली इसको पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके एज अ lubricant यूज होता है, जहां पर ऑयल यूज नहीं होते। And each layer is composed of planar hexagonal ring that we have done. CC bond length within the layer is वो डायमंड में जहाँ 154 के अराउंड थी, या 141 पिकोमीटर है, क्योंकि जो डीलोकलाइजेशन हुआ है पाई, इसी से पता लगा कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज क्यों हुई। सीसी बॉन्ड लेंथ जो डायमंड में थी दैट वाज हायर, क्योंकि प्योरली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर था, वेयर एज इन सॉरी अब लुक एट दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो यहाँ पूरे डायमंड क्रिस्टल के अंदर 154 पिकोमीटर है, दिस बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीज टू 141.5 पिकोमीटर इन ग्रेफाइट। रीजन क्या आया? क्योंकि यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर था, चारों इलेक्ट्रॉन्स एक एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, बट हियर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अब नहीं है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड्स बने हैं 3 वो डीलोकलाइज है, वो कभी इन 2 एटम्स में आ सकते हैं, कभी इनमें, जो जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो ड्यू टू रेजोनेंस ईच सीसी बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो इस बॉन्ड्स में आ गया है, दैट इज ड्यू टू पाई बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड 3 पाई बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड इन ईच रिंग, और ये रिंग्स के अंदर फिर सीसी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम 154 टू 141.5 पिकोमीटर। तो इसकी वजह से, और यू कैन से कि बॉन्ड जो है वो बॉन्ड लेंथ क्लोज हो गई है, स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हो आप बॉन्ड्स को, बट यहाँ पर ये जो एक स्लिपरी टेक्सचर मिल रहा है आपको, अब ये एक 2 डायमेंशनल रिंग बनी, ये लेयर बनी है, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, और तीनों लेयर्स, और भी ऐसी बहुत सारी लेयर्स रहती हैं ग्रेफाइट में, एंड ईच लेयर इज weakly attracted by the other layer with the help of van der Waals forces, and it is very easy to break these van der Waals forces by applying very small amount of energy, and that is the reason graphite is a soft material. diamond की तरह वो hard नहीं है, melting point भी उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, and this is the reason that it is used to make lubricants. Each carbon atom in hexagonal ring undergoes sp2 hybrid state and makes 3 sigma bonds with 3 neighboring carbon atoms. 4th electron forms a pi bond. The electrons are delocalized over the whole sheet
इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोबिलाइज हो सकते हैं. Graphite conducts electricity along the sheet. Graphite cleaves easily between the layers. जो layers हैं, because वो weak van der Waals forces से bonded है, that is why we can easily break down these layers, and hence it is, और एक layer दूसरी layer के ऊपर easily slip कर सकती है. तो रीजन इसीलिए ये है कि सॉफ्ट और स्लिपरी मटेरियल है, एंड इट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीन्स running at high temperature where oil cannot be used as a lubricant. So this is the, you can say, important use of lubricant, this graphite. Third one is fullerene. Fullerenes भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है बेटा 10th में. एक्चुअली ग्रेफाइट ये बेटा यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ, बट हमने थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किया है कि ग्रेफाइट फॉर्म जो है कार्बन की, थर्मोडायनेमिकली उसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 है. मतलब ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, जिसका बनना नेचर में बिना किसी एनर्जी चेंज के एज्यूम किया हुआ है. मतलब हम एक फॉर्म सेलेक्ट करते हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए, अगर वो डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो थर्मोडायनेमिक्स में जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म सेलेक्ट की हुई है कार्बन की, that is graphite. You just note down somewhere in the book itself कि graphite is the most thermodynamically most stable form of carbon, और इसकी जो enthalpy of formation है that is 0. And fullerenes are made by heating of graphite in an electric arc in the presence of inert gases such as helium or आर्गन. तो ग्रेफाइट से डायमंड्स में भी कन्वर्जन होता है, ग्रेफाइट से फुलरेन्स में भी कन्वर्जन होता है. ये डिफरेंट फॉर्म्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हैं, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ, यू कैन से, कंडीशंस. बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो जाते हैं. इसलिए ग्रेफाइट से डायमंड अदरवाइज इस तरह से बनाए नहीं जाते. नेचुरली एग्जिस्टिंग जो अपने आप अर्थ के अंदर बनते हैं हाई प्रेशर के अंदर, वो ही डायमंड्स यूज होते हैं अदरवाइज ना. बट सिंथेटिक डायमंड्स बनते हैं तो वो सम डिफरेंट मेथड, वो फिर चीप भी होते हैं, उतने एक्सपेंसिव नहीं होते जितने प्योर डायमंड्स हैं. So this is, you can say, fullerenes are actually ball like 3-dimensional spherical structures होती हैं, और मेनली जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ fullerene नोन है उसमें C60 कार्बन के 60 एटम्स की एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है. कुछ अमाउंट में कार्बन 70 वाले मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे उसके अंदर, और ट्रेसेस ऑफ fullerenes also may have carbon up to 350 और अबव, बट जो मोस्ट कॉमन है वो C60 वाला ही है. और इसमें अगर आप देखो तो ये एक सेकेंड, बकमिंस्टर फुलरेन भी नेम आपने पढ़ लिया हुआ है. ये शेप है इसकी, एंड हियर यू कैन सी हेक्सागोनल, ये वाला एक देखो, दिस इज अ काइंड ऑफ हेक्सागन. तो 20 इस तरह के हेक्सागन होते हैं एंड 12 पेंटागन होते हैं. C60 की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, बकमिंस्टर फुलरेन जिसको हम कहते हैं, उसमें पेंटागन एंड हेक्सागन आपस में बॉन्डेड रहते हैं, और हेक्सागन एक हेक्सागन के साथ बॉन्डिंग में रहता है. ये देखिए, ये फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 हेक्सागन है, और सेंटर में इनके एक पेंटागन है. तो पेंटागन पेंटागन के साथ अटैच नहीं होगा. हेक्सागन कैन बी अटैच्ड विद हेक्सागन्स, वेयर एज पेंटागनल जो रिंग मिल रही है आपको, ये सिर्फ हेक्सागन्स के साथ ही अटैच रहती है. तो इस तरह का एक अरेंजमेंट पैटर्न मिलता है आपको बकमिंस्टर फुलरेन में. ठीक है. तो फुलरेन्स आर एक्चुअली, अभी इनके इतने यूजेस जो हैं वो नोन नहीं है, बट दे आर एग्जिस्टिंग इन नेचर. और इनको बकी बॉल जो हम एक नेम दिया हुआ है, दिस बिकॉज ऑफ फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर है. एंड बकमिंस्टर जो आर्किटेक्ट था, उस वो आर्किटेक्चर, एक आर्किटेक्चरल फिगर है एक, उसके ऊपर इसका नेम है. यहाँ आपकी बुक में मेंशन है बेटा, यू कैन अंडरलाइन दिस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ग्रेफाइट इज थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एंड देयरफॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इज टेकन एज 0, एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड एंड फुलरेन C60 आर 1.9. डायमंड के लिए ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1.9 है, और फुलरेन के लिए 38 है. तो मोस्ट अनस्टेबल एलोट्रोप हुआ फुलरेन. मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट. डायमंड स्लाइटली लेस स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली. तो ग्रेफाइट से डायमंड का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है. अगर समवेयर
कभी किसी जगह कंपटीशन में अगर आप ये पढ़ते हो कि डायमंड को ग्रेफाइट को डायमंड में अगर कन्वर्ट करना पड़ता है आपको, तो यू नीड टू प्रोवाइड एनर्जी 1.90 किलो जूल के इक्वल एट वेरी हाई प्रेशर, तो दिस एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसीलिए डायमंड एंडोथर्मिक कंपाउंड माना जाता है, थोड़ा सा लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट, अदरवाइज इट इज वेरी स्टेबल। Other forms of elemental carbon like carbon black, coke and charcoal are all impure forms of graphite or fullerenes. ठीक है, अदरवाइज इनको हम amorphous एलोट्रॉप्स भी कहते हैं। एमोर्फस एलोट्रॉप्स बेटा अंडरलाइन कर लेना, आपने ये क्रिस्टलाइन तो 10th में पढ़े हैं बट एमोर्फस फॉर्म्स नहीं पढ़े, तो एमोर्फस फॉर्म यहाँ ज्यादा डिटेल में तो नहीं है बट थोड़ा सा आइडिया रखो। कार्बन ब्लैक, कोक एंड चारकोल। चारकोल फर्दर कई टाइप का जो वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है, उसको हम वुड चारकोल कहते हैं। जैसे वुड को बहुत इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हीट किया जाता है तो जो गैसेस हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं और जो सॉलिड बचता है ब्लैक कलर का, दैट इज कॉल्ड वुड चारकोल। एक चारकोल बनता है बोन्स से। आप कभी सुना होगा कि मेडिसिन में बोन्स के जो वो पाउडर्ड फॉर्म में बोन्स यूज होती हैं, एक्चुअल में वो बोन चारकोल यूज होता है क्योंकि ये एनिमल बोन्स को बर्न करके बनाया जाता है। तो बोन्स के अंदर से जो कार्बन है वो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाता है ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो उसको हम बोन चारकोल या एनिमल चारकोल भी कहते हैं। एक होता है शुगर चारकोल। ये भी आपने 9th क्लास में अगर याद हो तो एक टॉपिक था आपका कि हम शुगर को क्रिस्टलाइजेशन से सोल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं, एवेपोरेशन से नहीं, क्योंकि हाई टेम्परेचर तक अगर आप शुगर सोल्यूशन को हीट करते हो या सिंपली घर में आप शुगर को भी डायरेक्ट हीट करो ना ड्राई बहुत देर तक, तो वो ब्लैक हो जाएगी क्योंकि शुगर इज व्हाट C12H22O11। तो व्हेन यू हीट इट एट वेरी हाई टेम्परेचर तो उसमें से H एंड O वाटर की फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं, मॉइस्चर की फॉर्म में, और सिर्फ प्योर कार्बन बच जाता है। तो दैट प्योर कार्बन इज, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चैरिंग ऑफ शुगर, जिसको हम शुगर से चारकोल बनाना कहते हैं। तो उस चारकोल को हम शुगर चारकोल नेम देते हैं। तो चारकोल 3 तरह से बन सकता है, एनिमल से, एनिमल बोन्स को यूज करके, वुड को यूज करके उसको हम वुड चारकोल कहते हैं, और शुगर को यूज करके जब हम बनाते हैं इट इज कॉल्ड शुगर चारकोल। तो चारकोल इज अदरवाइज क्वाइट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन and it is used as like इंडस्ट्रीज में एज अ कैटलिस्ट। कोक एंड चारकोल दोनों ही यूज होते हैं। चारकोल बेसिकली यूज होता है एक रिएक्शन की सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि चारकोल बहुत पोरस मटेरियल है, सॉफ्ट पोरस मटेरियल है, उसमें जब रिएक्शंस करवाई जाती है तो रिएक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं। कोक तो आपने पढ़ा ही है, रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में मेटलर्जी में बहुत यूज होता है, मिनरल्स मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में। Coke is otherwise also obtained by destructive distillation of coal. कोल या वुड से निकाला जाता है, इसको भी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है ये भी। कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन जो भी हैं, जो नेचर में मतलब एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी बर्निंग से कार्बन ब्लैक ऑब्टेन होता है। तो ये सब डिफरेंट एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है जिसमें कार्बन किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में प्रेजेंट नहीं है, जैसे आपने फुलरेन, ग्रेफाइट और डायमंड की स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री पढ़ी अभी। तो दीज आर एमोर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन, और उतने प्योर भी नहीं है जितने क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। यू नीड टू जस्ट लर्न देयर नेम्स, चारकोल, कोक एंड ब्लैक। और सबसे जो केमिकली रिएक्टिव फॉर्म होती है ना बेटा, वो चारकोल है। तो चारकोल इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एंड ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। ये दोनों भी आप एक याद रखो डिफरेंस। चारकोल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और ग्रेफाइट सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है कार्बन की। तो विद दिस योर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कार्बन की एनोमलस प्रॉपर्टीज थी वो ओवर है। इसके बाद बेटा आपको कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो करने की जरूरत नहीं है। यूजेस यू कैन गो थ्रू, बाकी आगे चैप्टर को नहीं करना हमने। सिलिकॉन का भी जितना है दैट इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ। मैम यस बेटा। मैम एक बार दोबारा से बता दोगे कि इससे कार्बन से रिलेटेड हमें क्या क्या आएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स कार्बन से चैप्टर से? इस चैप्टर में से पूरा कि सिर्फ 14 ग्रुप पूछ रहे हो? ग्रुप मैम इससे 14 में रिलेटेड। ग्रुप 14 में हमने एक तो जनरल प्रॉपर्टीज जो पढ़ी हैं स्टार्टिंग, जस्ट वेट।
यहां से आप स्टार्ट करो ग्रुप 14 एलिमेंट्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अकरेंस पे इतना हम नहीं पूछते, तो यू कैन लीव दिस पार्ट। अदरवाइज इसमें से जो मोस्ट अबंडेंट है वो सिलिकॉन है, ठीक है। सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, तो वो इसी ग्रुप का मेंबर है। और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए, NS2 NP2 है इन एलिमेंट्स की। फिर रेडियई में वैसे कोई एक्सेप्शन यहाँ नहीं है, इसलिए एक्सेप्शंस जहाँ होते हैं ना वहाँ एक आधा क्वेश्चन जरूर बन जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जनरल ट्रेंड्स हैं जो अदरवाइज आपको पता होने चाहिए। अब इसमें से कौन से नॉन मेटल हैं, कौन से मेटलॉइड्स हैं, ये दोनों मेटलॉइड्स में आप कर सकते हो। वैसे इनको बुक्स में सिलिकॉन्स को अब नॉन मेटल में डाल दिया है, बट स्टिल फ्यू मेटलॉइडिक नेचर। एक अगर मेटलॉइड लिखना है तो आप जर्मेनियम लिखोगे, अगर 2 मेटलॉइड्स पूछ रहे हैं तो आप सिलिकॉन डाल सकते हो, ठीक है। कार्बन इज टिपिकली नॉन मेटल, और ये दोनों जो है वो मेटल है, टिन एंड लेड। फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, लोअर वाली 2 शो करते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ओके। तो ये जो जनरल प्रॉपर्टीज है, इसके बाद आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था जो इक्वेशन एनसीईआरटी में है, दैट यू मस्ट नो। और इसमें मैंने कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस भी कल डिस्कस किए थे। +2 स्टेट वाला ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है टिन के लिए, और लेड का +4 स्टेट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रीजन क्या है इसका, तो जो स्टेबल स्टेट होगी वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अकॉर्डिंगली यू नीड टू मेंशन दैट। और अदरवाइज नेचर, बेसिक नेचर, एसिडिक ऑक्साइड्स का नेचर भी हमने डिस्कस किया, एक ये इक्वेशन भी है। तो 2-3 इक्वेशन ही है इस ग्रुप 14 के लिए, वो तो सारी अच्छे से कर ही लेना। और कार्बन के केस में उसके एनोमलस बिहेवियर, कि कार्बन क्यों सबसे ज्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी है इसकी, वाइट शोज और वाइट फॉर्म्स स्ट्रॉन्गेस्ट, यू कैन से मल्टीपल बॉन्ड, सबसे मतलब जो इसके मोस्ट कॉमन मिल रहे हैं वो आपको कार्बन के केस में मिलते हैं। तो दैट इज ड्यू टू स्मॉल साइज। कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तीनों ही एलिमेंट्स के मल्टीपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बट बाकी एलिमेंट्स की कैटिनेशन की टेंडेंसी कम है कार्बन के कंपैरेटिवली। ऑक्सीजन में भी नहीं है, नाइट्रोजन में भी नहीं है, इसलिए जो वर्सेटाइल नेचर आपको मिल रहा है वो कार्बन का मिलता है, बाकी एलिमेंट्स में नहीं है। अब वो क्यों नहीं बनाते, आप अगर पूछते हैं कोई कि कार्बन से भी तो छोटे हैं वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उनके सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, तो रीजन क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड बनने के बाद लोन पेयर बच जाते हैं। तो जो लोन पेयर हैं वो छोटे छोटे p ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शो करते हैं। तो इतने स्ट्रॉन्ग रिपल्शन की वजह से NN सिंगल बॉन्ड, NOO सिंगल बॉन्ड इज वेरी वीक। वो अपने पाई बॉन्ड जो आपस में वो बना रहे हैं ना, O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, वो इसीलिए स्टेबल है, पाई बॉन्ड्स भी एक्स्ट्रा बने हुए हैं। अगर हम अकेले सिंगल बॉन्ड की बात करें, NN बॉन्ड, OO बॉन्ड, तो दे आर वीकर एज कंपेयर टू कार्बन। तो दिस कैटिनेशन टेंडेंसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एलोट्रॉप्स के तो आप वैसे 10th में पढ़ चुके हो, बट स्टिल गो थ्रू दिस कि मोस्ट स्टेबल कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी है डायमंड में और ग्रेफाइट में, ठीक है बेटा। अभी नेक्स्ट पीरियड में मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट का एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, नहीं भी आपने पढ़ा कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चंस ही हैं, यू जस्ट एटलीस्ट ट्राई, कोई मार्क्स उसके कहीं ऐड तो होने नहीं है, बट यू कैन ट्राई एटलीस्ट, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट नेक्स्ट पीरियड में, एंड लास्ट 10 minutes आई विल बी टेकिंग दैट टेस्ट, ओके।